नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। रिश्ते जो सामाजिक ताने बाने में एक अहम रोल निभाते हैं। ये रिश्ते पहले जहाँ भावनात्मकता लिए होते थे, आज उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये नए जमाने में नई सोच और नए मापदंड है। बहुत से लोगों का कहना रहा कि हमारा कल्चर पश्चिमी होता जा रहा है, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों की उम्र घट रही है। वहीं बहुत से लोगों का ये भी मानना रहा कि घुट घुट के क्या जीना, लेकिन एक अच्छा खासा प्रतिशत उन लोगों का भी है जो रिश्तों को निभाने में यकीन रखते हैं, नहीं चाहते उन्हें तोड़ना, और जब ये रिश्ते किसी वजह से टूट जाते हैं तो ये खुद टूट जाते हैं। क्या ये सही है? क्या जिंदगी को गम की चादर से ढक लेना सही है, या बीत गई सो बात गई की सोच लेकर जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश करनी चाहिए? अस्मिता के आज के अंक में बात इन्हीं टूटते जुड़ते संवरते रिश्तों की। हमारे साथ जो खास मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है डॉक्टर कमल खुराना जी, आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं। स्वागत है आपका कमल जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर समीर मल्होत्रा जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल से आते हैं। स्वागत है आपका समीर जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सर्वेश, आप जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट है। खुशामदीद सर्वेश अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, आप सामाजिक विश्लेषक हैं। खुशामदीद मुबीन अस्मिता कार्यक्रम में। और आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जुड़े हैं सुरिंदर शर्मा जी, आप जाने माने कवि हैं और हास्य या यूं कहें खुशियां बिखेरते हैं लोगों की जिंदगी में। स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ नौजवान स्टूडेंट IIMR से, गाजियाबाद से, बहुत जुझारू स्टूडेंट हैं जो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। और इस बार कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। किसी रिश्ते का खत्म होना जिंदगी की बुनियाद को झकझोर कर रख देता है। ऐसी चीज जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन जान पड़ता था, वो भी बुरी लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन किसी भी रिश्ते का खत्म होना किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकता है। ब्रेकअप होने से अक्सर आत्मविश्वास को धक्का लगता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर कोई सहारा न मिले तो ऐसे में कोई तनाव से भरे अकेलेपन से घिर सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यहाँ ये सोच बेहद जरूरी है कि किसी के छोड़कर चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। क्या जिंदगी के रंगों को दोबारा संवारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हर बात के लिए अपने को कोसते रहना ही सही है, या बीती बात से सबक लेकर अपने आने वाले कल को संवारने की कोशिश अक्लमंदी है? तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। कमल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप इसे, क्योंकि आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं, रिश्तों को बहुत करीब से देखने का आपको मौका मिल जाता है, गरिमा या नए दौर में बदलते रिश्तों को आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में जो रिश्ते हम देखते हैं, जितने क्लाइंट्स के तौर पे कपल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो एक बदलाव देख रहा हूँ इन सालों में कि लोग आजकल एक तो बहुत जल्दी में रहते हैं। जो भी रिश्तों के अंदर इमोशंस होते थे, जो भी भावनाएं होती थी, उनको समझना, उनको एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की आशाओं इच्छाओं को अपने अंदर समाना, उसे अपनाना, ये सब चीजें अब बहुत पीछे रह चुकी हैं। आज की डेट में जो एक्सपेक्टेशन मुझे अपने रिश्ते से, अपने पार्टनर से है, वही मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर है, और इसी वजह से मुझे धोखा होता है और फिर दिक्कतें आती हैं। और जो लोगों से आप जब मिलते हैं तो बेसिकली उनके जहन में क्या चलता है रिश्तों को लेकर? लोगों से जब हम मिलते हैं तो पहला जो कुछ समय जब हम उनको सिर्फ सुनते हैं, तब यही रहता है कि वो अपनी लंबी सी एक लिस्ट बताते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा करती है, ऐसा करता है। इसके डीप जो क्यों होता है, क्यों का जवाब उन लोगों के पास होता नहीं है। और सेकंड फेज में जब हम उनसे क्यों पर जाते हैं, तब उनको सब चीजें अपने आंखों के सामने स्पष्ट होती नजर आती हैं और तब पता चलता है कि कहाँ वो हैं। समीर जी, है दिल और जहन और इन तमाम चीजों का हाल बखूबी आप हमें समझा सकेंगे। रिश्तों में अगर हम शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है
उस चीज को आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, इसके लिए सबसे पहले रिश्तों की बारीकी में जाने की आवश्यकता है। रिश्तों की यदि हम नींव की बात करें तो कहीं ना कहीं परस्पर त्याग, प्यार, कमिटमेंट, विश्वास, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने में या उसकी उम्र बढ़ाने में। और आज का यदि हम युग देखें और बदलते सोच के मापदंड अगर हम देखें तो हर इंसान आज मैं की लड़ाई लड़ रहा है। मैं की परिभाषा जो है वो संकुचित होती जा रही है। मुझे दूसरे से क्या मिल सकता है बनस्पत इसके कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूं। फिर आज मूवमेंट बहुत बढ़ गई है। आप देखिए, स्थायित्व खत्म हो रहा है। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में ही देखें, लोग आज बहुत जल्दी एक करियर से दूसरे करियर में जंप लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक भटकाव है, एक डिसकंटेंटमेंट है, एक चॉइसेस का दौर है, जहां मुझे लगता है कि इंसान शायद परफेक्ट इंसान को खोज रहा है बजाय उस रिश्ते में परफेक्शन को ढूंढने के। ये आपको तकलीफ दे रही है बात, जो मैं जो समझ पाई ये कि हम शायद रिश्तों को खुद ही अच्छे सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहे जिन रिश्तों को हम जीना चाहते हैं। सर्वेश, आपने तो रिश्तों को जिया भी, टूट का दुख भी भोगा। क्या आपको इन सालों में लगा कि क्या वजह रही जो रिश्ते नहीं चल पाए? मेरी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी। रिश्ते, मेरा जो हस्बैंड था वो तो बहुत ड्रिंक करते थे और खूब टॉर्चर करते थे, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो इन्होंने बात कही है कि रिश्ते जल्दी जल्दी बदलने के लिए नहीं। मैंने तो 10 साल निभाया है। 10 साल बाद मैंने तलाक के लिए किया और जब पानी सर से ऊपर हो गया तब मैंने तलाक के लिए करा। मैंने बहुत कोशिश करी कि घर बसे, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और अगर जाती तो जाती कहाँ। मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि अब झगड़ा करके मत आना। निभाने की बहुत कोशिश करी, इसलिए मतलब उसका टॉर्चर करना अत्यधिक था। चलती सिगरेट से जलाना, ये उसकी ये थी। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। अगर वो ये टॉर्चर करता था तो मैंने तो रिश्ते बहुत मजबूरी में तोड़े। उसके बाद जो मैंने घर से निकली और मेरे को एक सहेली संस्था ने हेल्प करी, वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जब 210 थी, जब मैं घर में रहती थी और घर से बाहर निकली तो मेरे आगे तो बिल्कुल अंधेरा था। मैं कभी नहीं समझ सकती थी कि मेरे आगे, आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, कभी नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी या मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी जिसने कभी देहरी से पैर कदम नहीं निकाला था। तो एक 10 साल घर में कैद रहने वाली, वो रिश्ते के बारे में तो कुछ जानती नहीं थी कि पति ही परमेश्वर था, सब कुछ जो कुछ वो कहता था वही है सब कुछ। उसके बाद मैंने जिंदगी जी है, लेकिन आज की जो जिंदगी जी है उसके लिए मैंने कितना संघर्ष करा है, क्योंकि मैं बड़े बाप की बेटी नहीं या ये नहीं, तो इसीलिए मुझे संघर्ष करना पड़ा आज जिंदगी बनाने के लिए। अब तो खैर टूटने के बाद तो मैं जो जिंदगी जीती हूँ वो रोना और ये सब नहीं, आगे बढ़ने के लिए, अपनी मजबूती से मैं आगे बढ़ने के लिए मैंने अपना, और यकीनन आपने बिल्कुल एक मील का पत्थर स्थापित किया है अपनी जिंदगी। अगर मैं आपकी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपने वो सब कुछ किया जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकती थी, और आज आप कामयाब हैं। बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मुबीन, रिश्तों की जो हम टूट की बात कर रहे हैं, इसमें सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां कितनी जरूरी हैं समझना, और साथ ही साथ जो आजकल एक ट्रेंड चला है, चाहे वो टीन एजर्स हो, चाहे वो कॉलेज गोअर्स हो, चाहे वो जरा सी बात में बिल्कुल टूट जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, इसका हमारा जो पैराडाइम चेंज हो रहा है, हमारा सोशल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वो काफी जिम्मेदार है इसके लिए। पहले क्या होता था कि लोगों को लिमिटेशंस होती थी कि इस लिमिट के आगे हमें नहीं जाना है। जैसा कि सर्वेश जी का एग्जाम्पल है, उन्होंने कोशिश की 10 साल, शी ट्राइड टू कीप दैट रिलेशनशिप गोइंग, एंड आई थिंक इट हैट्स ऑफ टू हर कि उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा आपको नजर आती है कि वो रिलेशनशिप टूटने की। तो आप अगर इसको इस अक्स से देखें, सामाजिक अक्स में देखें इसको, तो आपको ये नजर आता है कि हम लोगों में संयम की कमी होते जा रही है, और दूसरे का नजरिया देखना और उसको समझना, वो हमारा जो भी सिचुएशन है उसमें उस पर्सन का क्या नजरिया है उसको समझना, बैठ के डायलॉग और कम्युनिकेट करना, उसकी कमी होती जा रही है। और सबसे बड़ी कमी जो बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ है कि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसे हर चीज उपलब्ध है और उनको मांगने से पहले वो चीज उनको मिल जाती है, तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन उस चीज को बचा के रखना
जब आपको पता रहता है कि आपको ये चीज कितनी मेहनत से मिली है, किस मशक्कत से आपको वो चीज मिली, तो आप उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन आज रिलेशनशिप को भी आप उस नजरिए से देखिए कि ठीक है, आज ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड लिस्ट पे नहीं है, कल दूसरी कोई और मेरे फ्रेंड लिस्ट पे होगा। तो फ्रेंड की जो परिभाषा है या रिलेशनशिप की परिभाषा है, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसा कि मैंने कहा, उसके साथ साथ जो हम संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे जो लिटरेचर हम पढ़ते थे वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो साहित्य पढ़ रहे हैं, क्या उनको वो मॉरल साइंस लेसन्स दिए जा रहे हैं, क्या पेरेंट्स बैठ के बता रहे हैं कि कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरी दादी थी या मेरी बहन थी, मेरी मासी थी, हमने बैठ के डिस्कस किया। ओके, ठीक है, फादर से आप नहीं डिस्कस कर सकते, भाई से नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी रिलेशनशिप होती थी जहां आप अपनी बातों को शेयर कर सकते थे, और फ्रेंड्स भी ऐसे होते थे। तो वो पैराडाइम चेंज हो, क्योंकि रिलेशनशिप सेल्फिश मोटिव पे बेस हो रही है, कोई एक इमोशनल और कोई एक सोशल कांटेक्ट उस पे बेस नहीं हो रही है। भावनात्मकता का खात्मा आपको नजर आ रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, काफी तीखी नजर रखते हैं आप ऐसे रिश्तों के ऊपर, या यूं कहें कि समाज पर आपकी काफी तीखी नजर होती है। हाँ, कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप? ऐसा, जहां तक लव मैरिज की बात है, लव मैरिज से पहले प्रेमी प्रेमिका की जो स्थिति होती है, प्रेमी बैगर होता है, प्रेमिका डोनर होती है, और जो ही शादी कर लेते हैं तो ये रिश्ता बदल जाता है। पति जो है वो डोनर बन जाता है और पत्नी बैगर बन जाती है। तो ये बीच का जो बिखराव, एक झटके में जो बदलाव आता है, वो एक झटका देता है जो कि संबंध में बिखराव की स्थिति पैदा करता है। बहुत सही बात आपने कही। एक दूध के उफान की तरह से, जब प्यार करता है एक दूध का उफान आता है, वहां पर आप प्यार करते हो, शादी करते हो, शादी होते ही वो उफान बैठ जाता है और उस लेवल पर आ जाता है कि वो पति ये सोचता है कि ये वैसी नहीं रही, वो ये सोचता है ये वैसा नहीं रहा। तो इस वजह से एक बिखराव जिंदगी में जो आता है वो इस वजह से आता है। आप नॉर्मल जिंदगी से अबव जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं प्रेम के अंदर, इसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे प्रेमिका ने प्रेमी से कह दिया हमारे हरियाणा में कि मुझे चांद ला सकता है, बोले हाँ ला दूंगा, पर एक बात बता, धरती के चक्कर क्या तेरा बाप लगाएगा? तो एक प्रैक्टिकल होना चाहिए कि सीधी सादी अभी हाँ भर देने से क्या फायदा, जो चीज हो नहीं सकती। और मेरा ये मानना है कि जहां तक अरेंज्ड मैरिज की बात है, उसमें आप ये नहीं सोचते कि लड़की क्या लेकर आ रही है। जैसा कि इन्होंने बताया, आप वो लड़की लाते हैं जो कि कार लेकर आती, ना कि संस्कार लेकर आती। आपके दिमाग में दूसरी चीजें घूमती हैं, कार लड़की महत्वहीन हो जाती है और जो उसके साथ चीजें वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक देखा जाए तो बैगर होता है लड़के वाला, क्योंकि वो कन्यादान लेता है, बेटी का दान लेता है। और दिक्कत तब पैदा होती है जब आप बेटी का दान लेते हैं तो उसे बहू में क्यों कन्वर्ट करते? दान बेटी का ले रहे हैं तो बेटी की तरह उसे रखेंगे तो कभी जिंदगी में ना तो करवाट आने वाली है ना आगे आ सकती। हम वो कन्वर्जन बंद कर दें, बेटी को बेटी की तरह से रखें, तो मैं समझता हूँ किसी भी परिवार में ये टूटन की भावना कम होती है। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी हसस की। बढ़ती आकांक्षाएं, बढ़ती जद्दोजहद, और ऐसे में एक दूसरे के लिए निकलता कम वक्त। बात चाहे शादी की हो, कोर्टशिप की हो, रिलेशनशिप की हो, या हो टीन टाइम की, शुरुआती आकर्षण और उस रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखना अलग अलग बातें हैं। वहीं बढ़ता तलाक का ग्राफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि रिश्ते कुदरत बनाती है और उन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब इनकी टूट फूट हो जाए तो जिंदगी को कैसे जिया जाए, जानेंगे अगले सेगमेंट में अपने पैनलिस्ट से। आप रहिएगा स्मिता के साथ। हाजिर होते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप नहीं सोच के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। अक्सर लोग गमगीन गाने, डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस के अंधेरे में चले जाते हैं। रिश्तों में स्पार्क खत्म हो गया, यानी एक दूसरे के प्रति जो ललक थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, जैसी बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो क्या जिंदगी को थम जाना चाहिए, सारी ख्वाहिशें, सपने समेट लेना चाहिए,
खुदकुशी जैसी बातों के बारे में सोचना या आगे जिंदगी को पूरे हौसले के साथ, नई ताकत, नए जुनून के साथ जीने की जरूरत है, या यूं कहें कि जब कभी ऐसा हो जाए तो जीने का अंदाज क्या हो। जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। समीर जी, जब रिश्तों में ये टूट फूट होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स और दूसरी आ जाती हैं, लेकिन इन तमाम टूट फूट के बाद जिंदगी को फिर किस तरह से जीने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेकअप के बाद की जिंदगी। देखिए, जब ब्रेकअप होता है तो उस रिश्ते से आप दूर होते हैं, कहीं ना कहीं एक साइकिल ऑफ चेंज होता है आपके अंदर जहन में। सबसे पहले एक प्रकार की डिनायल के फेज आता है जहां लगता है नहीं, मुझसे मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रोटेस्ट, एक एंगर का फेज आता है जहां पे आप ब्लेम गेम में एंगेज करते हैं। बहुत अधिक लोग ब्लेम करते हैं दूसरे व्यक्ति को, सेपरेशन का एक कारण बना लेते हैं। कुछ लोग हैं जो खुद के अंदर झांकने लगते हैं, कुछ हद तक गिल्ट आने लगती है, उन्हें लगता है कि हाँ शायद हमसे भी कहीं पे चूक रही, और एक डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। फिर आगे एक एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जिंदगी थमनी नहीं चाहिए। एक फ्लो है, जैसे एक रिवर का फ्लो रहता है, उस तरह से जिंदगी तो आगे बढ़ती है, अटकाव उसमें ठीक नहीं। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नया मकसद डिफाइन कर पाना, पर्पसलेस, एमलेस, लोनलीनेस, ये जो फीलिंग्स हैं इनसे उभर पाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ऐसे किसी के साथ की आवश्यकता है जो आपको समझा सकता है, जो आपका एक मोटिवेशन का स्रोत, प्रेरणा स्रोत आपके लिए बन सकता है। परिवार का निकट कोई सदस्य हो सकता है, चाहे वो काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बिना किसी बायस के आपके लिए कुछ हद तक एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। कई बार इंसान खुद को अलग थलग करता चला जाता है और उसे ऐसा लगता है शायद लोग उसके बारे में अलग टिप्पणी करेंगे, एक नेगेटिव नजर से उसे देखा जाएगा। कई बार परिवार का अजीब सा दबाव या प्रेशर होता है कि जल्दी ही एक नए रिश्ते को तय कर लिया जाए। कई बार कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जहां पर बच्चे हैं आपके साथ और आप नहीं सोच पाते हैं कि मैं अपने आप को इस समय प्राथमिकता दूं या अपने बच्चों के नजरिए से मैं ही एक सिंगल पेरेंट बन के उनको आगे बड़ा करूं। तो इस तरह की कई तरह की उथल पुथल दिमाग में रहती है और मुझे लगता है ऐसे में सबसे पहले तो खुद को संभाल पाना और जो हो गया, जो बीत चुका है, उसे एक्सेप्ट करते हुए आज एक नए मकसद को डिफाइन कर पाना और फिर कहीं ना कहीं उस आधार पे खुद को आगे लेके बढ़ना, ये बहुत अहमियत रखता है। कमल जी, सोसाइटी या हम अगर फैमिली कहें, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो जानी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, जो भी ये परिस्थिति हुई है इसमें सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी है, जिसको हम फैमिली को हम सोसाइटी मानते हैं, फर्स्ट सोसाइटी, और फैमिली को हम साइकोलॉजी के टर्म्स में सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो आपकी फैमिली लास्ट में और शुरुआत से लेकर लास्ट में आपकी अपनी है। फैमिली की बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर उस व्यक्ति को संभालना, उसे अपनाना और उसे इस चीज का महत्व देना कि ये जो परिस्थिति है ये साधारण है और किसी के साथ भी हो सकती है, और अगर तुम्हारे साथ हुई है और जो भी भावनाएं अभी तुम्हारे साथ तुम जिन भावनाओं के अंदर हो इस समय, वो भी साधारण है और धीरे धीरे इससे बाहर निकला जाए। तो फैमिली उस परिस्थिति में उसे एक 360 डिग्री अप्रोच बिना बायस होते हुए अगर दिखाए और ये समझाने की कोशिश करे कि ये तुमसे अलग है, ये जो परिस्थिति या जो घटना घटी है ये तुमसे अलग है, तुम नहीं हो इसके अंदर और जो भी चीजें हुई हैं वो तुमसे परे हैं। तो एक जो सेल्फ है वो दोबारा से अच्छे से बना पाना, फैमिली उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपने कहा कि फैमिली उसको कहे, लेकिन मैंने सर्वेश जी आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कई बार फैमिली भी तो नहीं सपोर्ट करती है। नहीं करती है। उसके लिए मेरे भी बीच में कई बार टूटन आई है कि, लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फिर नए सिरे से मैंने अपनी जिंदगी बनाना शुरू किया कि फोटोग्राफी, किसी ने मुझे कैमरा दिया, उस फोटोग्राफी को अपने आप सीखा, उसी में मैं लगी रही। मेरे को अपना परिवार याद नहीं आया, आता था तो कभी कभी रात को आता था। सचमुच अकेलापन लगता है। समाज उस समय अकेली महिला को जीने नहीं देता है, लेकिन उस समय आपकी हिम्मत अगर आप साथ दे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो मेरे को भी ऐसी कई सारी चीजें फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं अकेली हो गई थी, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को ये सब किया, लेकिन मैंने बहुत सारे हर जगह मैंने लड़ाई की, कहीं ना कहीं जूझना पड़ा। सुरेंद्र जी, जीने के सलीके के बारे में आपसे कुछ जान लें। और जीने का सलीका तो सोच का है। मुझे याद है एक महिला बड़ी दुखी थी, उसकी सहेली ने पूछा भाई क्यों दुखी है? बोले 3 दिन पहले पति बाजार गए थे, आज तक नहीं लौटे। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? बोले मेरे पति 3 महीने पहले हरी मिर्च लेने गए थे, आज तक नहीं लौटे। तो सहेली ने कहा फिर तैने क्या किया? बोले मैंने तो लाल मिर्च से काम चला लिया। तो अकेलापन हावी क्यों दे रहे हो अपनी जिंदगी में?
जिंदगी में शादी एक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एकमात्र हिस्सा नहीं है। ये सोचना चाहिए कि उसके अलावा भी आप बहुत कुछ है, और वही आप ये मान लें कि सिर्फ इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, तो ये अवसाद की भावनाएं क्रिएट होती है। आप अपने से बात करो ना, जिंदगी में हम सबसे बात करते हैं, खुद से बात नहीं करते। और वो एक वो क्षण होता है जब आप अपने से बात करते हैं, तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है और आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। सर्वेश जी का तो बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके भाग्य में पति का दुख कई सालों तक नहीं लिखा। चलिए, आपको तो मुबारकबाद मिल गई। मुबीन, अगर इन्हीं की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, एक सलीका जीने का एक अलग बात होती है, लेकिन उसको कोस कोस के जीना, क्या ये सही है? हम खुद अपना नुकसान उस वक्त कितना कर रहे होते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ लोग कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग कर दें कि हमने समाज के लिए क्या किया, हमने फैमिली के लिए क्या किया, तो जो दुख है आपका, आप उसको पीछे छोड़ के अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। उसमें ये नहीं कि आप कुछ मेगा प्रोजेक्ट कुछ करें, कुछ बहुत कुछ बड़ा करें, लेकिन अपने तौर पे छोटा सा कुछ भी काम या कोई ऐसी चीज, कोई ऑल्टरनेटिव जहां आप अपनी पूरी एनर्जी या स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि फैमिली का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन होता है, एक तो वो विक्टिम है ही, उसके साथ साथ उसके अंदर खुद एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन की जो भावना है, वो फैमिली फ्रेंड्स ना कि वो उनका सपोर्ट बने, उसके बजाय वो उसको और विक्टिमाइज करते हैं। नहीं, ऐसे मोमेंट पे आप अपने दोस्तों के साथ खड़े रहिए और आप खुद अपने को इतना मजबूत करिए कि, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मिलेगी, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। और ब्रेकअप के बाद जो जिंदगी है वो जो ब्रेकअप है उसको प्लीज ओमिट। आपको याद होगा स्कूल में हम प्लीज ओमिट पेज करके बंद कर देते थे किताबें, वी यूज्ड टू गो टू अ फ्रेश पेज। तो लाइफ का भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है उसको आप प्लीज ओमिट करके, बी वेरी हम्बल, प्लीज ओमिट। ठीक है, दुख है उसका, हमें उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी तो फिर शुरू होगी। एक फ्रेश तरीके से आप उसको शुरू करिए और आप देखिए आप कितना कुछ दे सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंकिंग। अगला एक सवाल है मेरे पास, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर कमल जी सर से है। सर, मेरा सवाल ये है कि ब्रेकअप के बाद या फिर रिलेशनशिप टूटने के बाद काउंसलिंग किस हद तक मदद करता है, और अगर मदद भी करता है तो काउंसलिंग कैसे चुना जाए कि कौन सा काउंसलिंग सही है और कैसे लिया जाए? जी, देखिए, ब्रेकअप एक स्टेज है जहां पर एक बड़ा सा ट्रॉमा उसको महसूस होता है जिसका ब्रेकअप हुआ होता है। तो अब यहाँ पर एक काउंसलिंग का जो रोल है वो ये है कि जो ब्रेकअप हुआ है उसमें जो भी आपके मन में अभी भी धारणाएं हैं उस रिश्ते में, जो भी डायनामिक्स रहे उसके बारे में, तो काउंसलर आपको उनको एक रैशनल अप्रोच के साथ देखने में मदद करता है, ताकि आप उसको एक अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को लेबल कर सकें, बजाय कि आप जैसे कहा गया कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है। तो एक घटना हुई कि हाँ, हम दो लोगों का जो व्यूज हैं वो मैच नहीं किया या हमारा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं किया, तो किसी भी रैशनल अप्रोच को यूज करते हुए उस स्टेज से हम आगे बढ़ें, एक ये मदद रहती है। दूसरी, जो उस घटना में जो भी ब्रेकअप हुआ है उसमें जो भी आपके लिए लर्निंग्स रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को फेलियर नहीं कहा जाता, कुछ भी फेलियर नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी के जहां पर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं। अगर वो घटा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो अभी तक आप नहीं समझे थे, या तो वो सही पार्टनर का चुनाव था, या तो वो आपका सही बर्ताव था, या वो आपका प्रॉपरली कनेक्ट करने की जो क्षमता है जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। आज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स योर एबिलिटी टू रिलेट विद द अदर, कितना आपने उसके साथ रिलेट किया है, और वो डिपेंड करेगा कितना आपने उसे अपनाया है। इस चीज को मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूरी तरह से अपनाएं उस रिश्ते को, अपनाएं उस पार्टनर को, तब आपके साथ अगर ये परिस्थिति आती भी है तब भी आपको उतना सेटबैक नहीं लगेगा जो अदर सर्कमस्टांसेस में लगेगा। तो काउंसलिंग आपकी मदद करती है इस सब प्रोसेस में अच्छे से आगे बढ़ने में। और आपका दूसरा सवाल था कि किस तरह से काउंसलर को चुने आप, तो सबसे पहले तो आप उसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानें, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानें, और अपनी ये देखिए कि कितना निकट है वो आपके, आप वहाँ प्रॉपरली जा सकें। फिर ये देखिए कि क्या आप उसके पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि आप प्रोसेस जो है वो आपके अनुकूल काम कर रहा है या अपने हिसाब से काम कर रहा है। कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपना प्रोसेस ही चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ले ले। अगला एक सवाल, मेरा सवाल सुरेंद्र शर्मा जी से है। रिलेशनशिप बनने के बाद
कई बार उस रिश्ते की कद्र कम हो जाती है। ऐसे में अपने रिश्ते को तरोताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो घर में मेरे ये है कि छोटी मोटी समस्याओं जो घर की हैं उसके मामले में मैं दखल नहीं देता। घर के छोटे मोटे मामले जो हैं वो पत्नी सुलझा लेती है, बड़े मामलों में वो दखल नहीं देती, तो समस्या हल होती है। छोटे मामले ऐसे कि जैसे मेरी कमाई कहाँ खर्च हो तो ये पत्नी फाइनल कर लेती है, उसे क्या ज्वेलरी बनवानी है, छोटा मोटा मामला ये वही डिसाइड कर लेती है। मुझे कितना महीने का जेब खर्चा मिलना चाहिए ये भी वही फाइनल करती है। तो छोटे मोटे मामले में इसमें मैं दखल नहीं देता, और बड़े मामलों में वो दखल नहीं देती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना, तो अपने आप आपस में ठीक रह जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत प्यारी बात आपने कही, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो सकती है। एक सर्वे में ये भी सामने आया कि कई ऐसे जोड़े देखे जो जिंदगी भर तो एक साथ रहे पर उनके बीच प्रेम जैसा कुछ नहीं था, बल्कि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए परिवार और उसमें रहने वाले लोगों की भूमिका अहम रही। वहीं आज के दौर में छोटी फैमिली के चलते अच्छाई बुराई ज्यादा देर तक नहीं छिपती। फिर भी जब रिश्ता ना बढ़ पा रहा हो, ना पनप पा रहा हो, तो एक दूसरे को उलाहना, छीटाकशी और ताने और अपमानित करने, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाना क्या अक्लमंदी है? या बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाया जाए और बिना कड़वाहट लिए अलग हो जाया जाए? क्या ये सही नहीं है? हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का दौर जारी रहेगा, आप रहेगा अस्मिता के साथ कि शादी। और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। जी पूछिए आप अपना सवाल। सर, बहुत से लोग इतने सीरियस हो जाते हैं अपने लाइफ में कि वो किसी गंभीर मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आप किस प्रकार के इलनेस का जिक्र करना चाहेंगे? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, और अक्सर ऐसा दिखने में आता है कि लोग डिप्रेशन के चपेट में आ जाते हैं, बहुत अधिक घबराने लगते हैं, कई बार रातों की नींद खत्म हो जाती है और बेचैनी के आलम में आते हैं हमारे पास। और इससे मिलती जुलती बात मैं एक और ये कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकअप से पहले कई प्रकार की ऐसी मानसिक विकृति कहें, विकार कहें या बीमारियां कहें जो अनदेखी सी चली जाती हैं और जिनके चलते इंसान उस कगार पे आ जाता है जहां पर रिश्ते बिखरने लगते हैं। तो कई बार ऐसा है, जैसे सर्वेश जी ने भी कहा कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है जिसका इलाज है। इसी प्रकार से कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर इंसान केवल अपने विषय में सोचता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर उसको कुछ एक सुकून सा हासिल होता है, उस तरह की बातें। फिर कुछ मूड डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर आपकी प्रोमिस्क्यूटी या सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ये नहीं समझ पाता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको बैड बिहेवियर की संज्ञा दे दी जाती है और जिसके चलते रिश्ते बिखरते हैं। तो उन चीजों को यदि बारीकी से समझने का प्रयास किया जाए और उनका इलाज कर पाए हम लोग समय रहते, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन की जहां पे बात आती है वहां पर इलाज बहुत जरूरी है, और इलाज बातों से तो है ही, बातचीत के माध्यम से, सोशल सपोर्ट से, अपने आत्मचिंतन से, जैसे सुरेश जी ने कहा खुद से बात करने की आवश्यकता है। पर कई बार इंसान खुद से बात कर कर भी उदासी से पार नहीं पा रहा होता, और ऐसे में कुछ दवाइयां भी हैं जो कारगर सिद्ध होती हैं। और खास तौर पे जब आप सुसाइडल थॉट्स आपके जहन में बहुत आ रहे हैं, ऐसे में अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और जल्द से जल्द इलाज आपको करवाना चाहिए। एक नया जीवन का मकसद डिफाइन करने की यहाँ पर आवश्यकता है। सवाल ले लें। अभी सर्वेश जी की भी बात सुनी तो उसमें ये कहा गया है कि पुरुष करता है अत्याचार, महिला सहती है, लेकिन आज की तारीख में कई मामले ऐसे हैं जहां पे पुरुष और महिला के बीच में इतना ज्यादा तारतम्य बैठा हुआ है और उसके दौरान महिलाओं को भी बराबर के अधिकार हैं और कई बार रिश्ते तोड़ने में महिलाओं की भी भूमिका होती है। तो इसको आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगी, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगी? मानने वाली बात तो ये है कि हमारा समाज जो है पेट्रियार्कल रहा है, पितृसत्ता मेजॉरिटी में मर्दों का जो, लेकिन जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो उसमें एक इंडिविजुअल केसेस भी ऐसे आपको नजर आते हैं जहां मेन जो होते हैं वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए ब्रेकअप सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, हमने अपने बच्चों को किस तरह से अपब्रिंग किया, उनको क्या संस्कार दिए हैं कि लड़के को वही एटीट्यूड हमने सिखाया है पेट्रियार्कल सिस्टम वाला, तो उसका इफेक्ट पड़ता है।
अक्सर ये होता है आजकल शादियां जो होती हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात शुरू में कही थी कि शादी किस मकसद से होती है। आप शादी के वक्त पहले दो परिवारों के बीच रिश्ता होता था, दो इंडिविजुअल के बीच रिश्ता नहीं होता था, केवल दो परिवार देखे जाते थे और उसमें ये नहीं देखा जाता था कि जहेज में क्या लड़की ला रही है। तो ये काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन सहने वाली जो बात होती है एक महिला के लिए आज की समाज में, अगर वो सहती है और उसके बाद ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जब उसको उसमें से निकलना है किसी भी तरह से, फिर आप सोचिए कि उसको रीस्टार्ट करना है अपनी जिंदगी और अकेले रीस्टार्ट करना है, तो हमारा समाज क्या आज उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है? और एक्सेप्ट अगर कर पा रहा है तो ये उस औरत की स्ट्रेंथ है कि शी इज नॉट बॉदरिंग कि क्या समाज समझता है, क्योंकि उसने वो ठान ली है, वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी इंडिविजुअल और इमोशनल स्ट्रेंथ है। अगला एक सवाल है। मेरा क्वेश्चन कमल जी से है जी। अक्सर कहा जाता है कि ब्रेकअप के बाद जो फेस होता है तो हमें अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करनी चाहिए ताकि उस फेस से हम निकल सकें बाहर, तो ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए अपने डेली रूटीन में? देखिए, ब्रेकअप के बाद आप एकदम से जो फ्लो में आप चल रहे थे, जो आपका पहले रिलेशनशिप था, चाहे उसमें फोन पे बात करना था, मिलना था, या अगर आप शादीशुदा हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं उनके अंदर आपके पार्टनर का साथ था, तो एकदम से जब ब्रेकअप होता है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से एकदम से गायब हो जाता है। जाहिर है अक्सर लोग अलग हो जाते हैं, दूर रहने की बात करते हैं, सोचते हैं या रहना शुरू कर देते हैं। तो जो रूटीन आपका बदल गया है उसमें अब आपको धीरे धीरे अपने आप को पहचानना है, अपने आप को देखना है। अब ये नहीं है कि जबरदस्ती आप अपने रूटीन को बदलिए क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, बट ये जरूर है कि हाँ, अगर आपको उस पर्सन की जो भी डिपेंडेंसी थी, अब आप डिपेंडेंसी से सेल्फ डिपेंडेंसी के मोड पर आएंगे, तो किस तरह से आप बदलाव करें या आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपके किसी क्लोज की डेथ हो जाती है, दैट पर्सन इज नॉट विथ यू, लेकिन वो दुख आपको है, फिर भी आप अपनी जिंदगी तो नहीं रोक रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उस जिंदगी को जीना है, सारी चीजें अपनी जगह है, उसको समझते हुए आपको आगे फ्यूचरिस्टिक होना है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, जो ब्रेकअप होते हैं उसकी वजह एक तीसरे व्यक्ति का जिंदगी माना होता है। हाँ, 90% इन केसेस में ब्रेकअप होता है क्योंकि आप 100% एफिशिएंसी चाहते हैं अपने साथी में, वो भी आप में चाहती है और आप भी चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई ने हमें इतना सोच दे दी है कि हम ये सोच नहीं पाए कि हम भी 100% नहीं, हमें 100% क्यों चाहिए। और जब तीसरा जिंदगी में आता है उसकी वजह से ब्रेकअप होता है। 90% केसेस में मैंने देखा है कि वो तीसरा व्यक्ति या पत्नी कोई भी है वो, उसकी वजह से ब्रेकअप होता है। गुंजाइश कहाँ आ जाती है उसमें, जब पति और पत्नी कहा जाता है एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए तो फिर कॉम्पिटेंसी 100% चाहिए, ईगो प्रॉब्लम है। देखिए, और सबसे बड़ी ज्यादा क्या होती है, जब पत्नी पति से ज्यादा कमाने लग जाए तो पति की ईगो को जो टकराव पहुंचता है, जो बात पत्नी पहले कहती थी वो उसको अच्छी लगती है, लेकिन वो ज्यादा कमाने लगती है, वही बात उसको बुरी लगने लगती है कि ये बात इसलिए करी कि ये ज्यादा कमा रही है। यहाँ पर जो पति के अहम को जो टकराव पहुंचता है वो सबसे बड़ा टकराव होता है, जिसकी वजह से टूटन। ये देखिए, जो पूछ रहे थे ना कि महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ, तो हमारा जो सेटअप है उसका अपब्रिंगिंग का और कैसे उनको कंडीशन किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पति पत्नी और वो इस उसमें ये होता है कि या तो पत्नी खामोशी से चुप रहे, सुनती रहे, वो सहती रहे तीसरे का आना, या जो भी पति भी है, और जब वो एक्सप्रेस करता है अपना रिजेंटमेंट कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तब दिक्कत आती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत बात को ना मानना। कहना चाह रहे थे आप? मैं खाली ये कहने वाला था कि एक तो अहम की लड़ाई है, जैसे सुरेश ने भी कहा है, और साथ साथ मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अहम के साथ साथ प्राथमिकताओं की भी लड़ाई है। प्राथमिकताएं बिखर जाती हैं आपकी, और जब ऐसा होता है तो इंसान जो है दूसरे के साथ ज्यादा टकराव में आता है। सवाल लीजिए, सर मेरा सवाल सुंदर शर्मा जी से है। सर, किसी भी रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए दोस्त और रिश्तेदार किस तरह से उसमें मदद कर सकते हैं? उन्होंने तो टूटने में मदद की थी, बचाने में नहीं, पर मैं ये कहता हूँ काफी मदद वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे लड़की के मामले में 90% में देता हूं कि लड़की की शादी करने के बाद उसके माँ बाप का जो इंटरफियरेंस है डे टू डे लाइफ में, वो बढ़ता चला जाता है। वो कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए ताकि उस लड़की का लगाव उस परिवार से बढ़ जाए। आप उस लड़की का लगाव उस परिवार से बढ़ने ही नहीं देते, उससे पहले ही पूछने लग जाते हो, तेरी सासू ने तुझे पूछा कि नहीं पूछा, उसने पूछा कि नहीं पूछा। तो ये जो बीच का जो आते हैं लोग, उन्हें अपनी बेटी से प्यार है, वो नहीं देख रहे कि आप बेटी का हित कर रहे हैं, उसको उससे जुड़ा होना चाहिए। मैं अपनी बेटी के
मुझे नहीं मालूम कि मैं 2 साल पहले गया था, 3 साल पहले गया था या अपनी बहन के कब गया था, पर मुझे याद है कि आधी रात को उसको जरूरत होगी तो मैं हाजिर रहूंगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में मैं इंटरफेरेंस करूं ना, मैं अपनी जिंदगी में चाहता अपने घर में, ना मैं किसी और के घर में डिफरेंट। ये होना। एक सवाल ले ले। आज के टाइम पे मेटेरियलिस्टिक होना क्या रिलेशनशिप को खत्म करता है? मटेरियलिस्टिक होना, पैसे के पीछे भागना, क्या रिश्तों को कहीं तोड़ रहा है? यही एक वजह है। और इस देश में जितने भी मीडिया के साधन आए हैं, उन्होंने लग्जरीज इतनी बढ़ा दी हैं, लोगों की सोच में हर एक चीज को पाने की लालसा पैदा हुई। लेकिन इसमें रिश्ते ऐसे कहाँ टूटते हैं? इसलिए तो पैसे उसको के पाने लिए? की इच्छा है, उस पाने की इच्छा की लालसा में या तो दहेज की मांग करेगा या उस तरह की बात करेगा उससे, लड़के वालों से। पहले ये था कि मेरे पास एक साइकिल मिल जाती थी, वो गांव में लिए घूमता रहता था उसे। पहले के रिश्ते भी लड़की ही निभाती थी और इतना निभाती थी, अपनी जिंदगी तो जीती नहीं थी। आज के जमाने में लड़की अपनी जिंदगी भी जीना चाहती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि लड़की को पढ़ाते नहीं थे। आज लड़की को पढ़ाते, उसके पास दूसरा स्वार्थ रास्ता के लिए अपनी लड़की को नहीं पढ़ाते थे ना, अपने स्वार्थ के लिए। वो एक गुलाम चाहते थे। वही गलती आज जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं लड़की को, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अपने आत्मसम्मान से जी सके। पहले लड़की के पास चारा नहीं था, माँ बाप कह देते तेरी तो लाश ही वहां से निकलेगी, बेचारी लड़की क्या करेगी, उसको तो निभाना है। पहले लड़की का मतलब ये था कि वहां पर जाने का मतलब है उसको पिटना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर फर्क है एक असर्शन में और एग्रेशन में। असर्ट कर पाना यानी अपनी बात को रख पाना, ग्रेसफुली, पोलाइटली, फर्मली। पर एग्रेशन जो है वहां दूसरे की जो बाउंड्रीज है उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे खींचना, उसे मोल्ड करना। और जब दूसरा व्यक्ति नहीं मोल्ड हो पाता है तो वो आप तिलमिला उठते हैं कि ऐसा क्यों, मैं ऐसे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं। और इसमें इंसान ज्यादा टूटता है, परेशान होता है। और मटेरियलिज्म के साथ तो बिल्कुल मैं की परिभाषा उतनी ही संकुचित होती है और जल्द से जल्द बहुत कुछ पा लेने की लालसा है। केवल पा लेने की लालसा नहीं है, किसी भी शॉर्टकट से जल्द पा लेना है। और उसके लिए रिश्तों का फिर इस्तेमाल इंसान सीखता है, सेल्फिश मोटिव्स जो है वो पनपते हैं। तो सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। कमिटमेंट है आपकी। ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा करना और उनकी इज्जत करना कितना जरूरी होता है, और साथ ही साथ कि अगर उस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो वो उस रिश्ते को टूटने के लिए कितने हद तक जिम्मेदार होते हैं वो गैप। और इसी के साथ जो आजकल का यूथ है जो नुकसान पहुंचाने की बात कर देता है कई बार, उसको आप कैसे देखेंगे? जैसे आपने सवाल पूछा तो इस पर मैं अक्सर यही टिप्पणी करता हूँ कि रिश्ता या जिंदगी आपकी एक खाली गिलास की तरह है। अगर आप उसमें भरोसा डालेंगे तो भरोसा ही कैरी होगा, अगर आप उसके अंदर विश्वास डालेंगे, रिस्पेक्ट डालेंगे तो रिस्पेक्ट ही कैरी होगी। और यहाँ पर मैं उन सब एक्सट्रीम केसेस को छोड़ रहा हूँ, पर जनरली आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर पूरी तरह से बिना किसी बाकी चीजों को देखते हुए अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी ये बनाएंगे कि मुझे भरोसा करना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है, तो इसी को ही हम कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट है आपकी क्षमता कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट दूसरे को कंफर्ट करने के लिए और दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए, और उसके लिए हमेशा आप हैं। यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करना शुरू करेगा आपके पार्टनर को। तो कितना मर्जी वो एक्सट्रीम नेगेटिव भी हो, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो आपको बाहर आने में उतना दर्द नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और दूसरा सवाल जो आपका था कि एग्रेशन जो आज की डेट में आ रहा है, तो एग्रेशन अगर आ रहा है तो अगर आप दो तरीके हैं जो गलत हैं। एक तो अगर आप लैक ऑफ असर्टिव हो जाएं, यानी कि आप एकदम गिव इन कर दें, तो जितना आप डोमिनेबल हो जाएंगे उतना डोमिनेटर आपको डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आप असर्टिव होंगे, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने भी कहा, प्यार से अच्छे रूप में उसे अपनाते हुए, उसे वो माहौल देते हुए कि अब तुम जो भी कर लोगे तुम कर लो, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये जो कारण है, ये रिश्ते के अंदर जो कारण थे या मेरी ये परिस्थिति है, उसको हम प्यार से जब उसको बताते हैं और बिना डरे हुए बताते हैं, उसे अपना समझते हुए बताते हैं, तब उसके पास वो स्कोप नहीं रह जाता कि वो और एग्रेशन करे। दूसरा गलत तरीका है एग्रेशन का जवाब एग्रेशन में देना। अगर आप एग्रेशन में ही जवाब दे रहे हैं तो वो अपनी कंट्रोल को और गेन करने के लिए और एग्रेसिव होगा, जो दोनों आपके लिए हानिकारक है। अगला एक सवाल लेंगे। मेरा क्वेश्चन मल्होत्रा जी से है। मल्होत्रा जी के मतलब ये जो ब्रेकअप होते हैं इसमें परिवार किस हद तक जिम्मेदार है? कुछ हद तक है, क्योंकि हमारा यदि संदर्भ देखें समाज का तो पारिवारिक संदर्भ है। कहीं ना कहीं हम परिवार के बाकी रिश्तों को भी महत्ता देते हैं। और अक्सर होता यह है कि जब पत्नी को या पति को ये लगे कि
मेरी प्राथमिकता मेरे पार्टनर की नजर में नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके मन में इनसिक्योरिटी आती है कि दूसरे रिश्ते की यदि केयर हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरी कम केयर होगी। ये जो एक मापदंड है ये गलत है, क्योंकि हर समय तराजू रख के यदि इंसान ये देखे कि यदि पति अपनी माँ की केयर करता है तो ये मुझसे दूर जा रहा है, ये सोच गलत है, नेगेटिव सोच है। क्योंकि यदि इंसान केयरिंग है तो वो हर रिश्ते के लिए केयरिंग होगा, और ये म्यूचुअली एक्सचेंजेबल रिश्ते नहीं है। जो माँ का स्थान है वो माँ का है, जो पत्नी का है वो पत्नी का है, जो पति का है वो पति का है, जो बहन का है भाई का है, अलग अलग स्थान है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये कोई एक्सचेंजेबल स्थान नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, कई बार हम अपनी इनसिक्योरिटी में दूसरे व्यक्ति को ये कहते चले जाते हैं कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे, या उसको घर भेज देना बात बात पर, या इन लॉज को फोन करके कहना कि हमारे बस का तो है नहीं, आप ही संभालो। इस तरह की जो बातें हैं वो आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के भाव डालती हैं, जिससे रिश्ता जो है वो और टूटता है। क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो खुद पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और रिश्ता भी बिखरने लगता है। और खूबसूरत बात आपने। मेरा क्वेश्चन सर्वेश जी से है कि ब्रेकअप के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है? ब्रेकअप के बाद मैंने, जैसे मैं अपनी ही बात बताऊंगी कि मैंने उस रिश्ते को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो चैप्टर क्लोज ही कर दिया, और नए सिरे से सोचा कि अपने, सबसे पहले क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, सबसे पहले मैंने सोचा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, और उसी में ही मैं दिन रात उसी में जुनून की तरह मैं डूबी रही। तो मेरे को वो रिश्ता याद नहीं रहा, और अपने इसी को बनाने के चक्कर में आज मैं 20 साल में एक अच्छी फोटोग्राफर के रूप में हूं। वो रिश्ता अगर हावी हो जाता तो शायद मैं ये नहीं होती, दुखी रहती फिर सारी हाँ। जिंदगी आप। अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल समीर सर से है, ऐसे मौके पर हीलिंग थेरेपी क्या होती है और गुस्से पे काबू कैसे मुमकिन है? परिवार किस तरह की भूमिका अदा करता है? डिफरेंसेस हर दो व्यक्ति के बीच में होते हैं, भाई बहन भी काफी लड़ते हैं, पर किस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग नजरियों के बावजूद यू कैन एग्री टू डिसएग्री। हाउ बेस्ट कैन यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स? परेशानी तो है, पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का होना, ये मुझे लगता है बहुत अहम है। और गुस्से की एक ऐसी अंगार है जो खुद के हाथ को भी जलाती है, दूसरे को तो जलाती ही है। और तीसरा एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि उस समय डिस्ट्रैक्ट कर लेना खुद को, अपने अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाना, चाहे आप तकिए पे निकालें, चाहे आप सैर करके आए, दौड़ लगा के आए, ताकि उस समय आपके अंदर जो एनर्जी है उसे आप चैनलाइज कर पाएं। और कुछ पल के लिए, क्योंकि उस समय जब आप गुस्से में हैं, आप उसी समय सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो अपने आप को दूर कर लीजिए उस सिचुएशन से, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव है जो दूसरे को पुट ऑफ करती है, और गुस्से के समय आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो उस समय अपने आप को दूर करना है उस सिचुएशन से, और बाद में ठंडे दिमाग से उसे एड्रेस जरूर करना है। एक प्रकार का मनोविकार हम कहें, जहां पर कुछ ऐसी पर्सनालिटी फ्लॉज हैं और डिसऑर्डर्स हैं जहां पर आप दूसरे को दुख पहुंचाकर एक सुकून आपको महसूस होता है। आप ये सोचते हैं कि दूसरा मुझे कुछ बुरा कह ही नहीं सकता, दूसरे को आप ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, जो यदि आपका ना हुआ तो आप किसी के लायक उसे नहीं छोड़ेंगे। ये एक बीमार मानसिकता है जो बचपन से पनप रही होती है, रातों रात नहीं पनपती है, और इसके पीछे नशा भी है, इसके पीछे घर का बिखराव भी है। बचपन में यदि बहुत अधिक आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, या आप खुद विक्टिम रहे हैं किसी अब्यूज के, तब भी इस तरह की आपके दिमाग में या जहन में मानसिकता पनपती है। जी पूछिए सवाल। कुछ रिश्ते चल नहीं पाते, उनके कमी दोनों की होती है, लेकिन ब्लेम एक ही पर्सन को दिया जाता है, ऐसा क्यों? दिक्कत ये है, वो इसीलिए नहीं चाह पाते हैं। पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है, आज की तारीख में वही रिश्ते निभेंगे जिसमें आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दें। जो पति या पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं वो उसे फर्ज माने, और जो दूसरा उनके लिए कर रहा है वो उसे एहसान माने, तो रिश्ते निभ जाएंगे। आप एक्सपेक्टेशन करते हो, देना कुछ नहीं चाहते। होना ये चाहिए कि हम जो करें, हमारे पति के प्रति ये फर्ज है, हमारी पत्नी के प्रति ये फर्ज है, वो मैं कर रहा हूं। वो जो आपके प्रति करे ये कि उसका एहसान है कि उसने मेरे लिए किया, चाहे बच्चों के संदर्भ में हो, चाहे आपसे रिश्ते के संबंध में, क्योंकि रिश्ते अब रिश्ते लग गए, बहुत बनने नहीं लगे, इसलिए ये बात बहुत बढ़िया बात। वाकई। अगला एक सवाल। मेरा क्वेश्चन समीर सर से है, इससे हम कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, इससे कैसे निकला जाए? स्ट्रेस एक ऐसी मनोदशा है जो हम खुद डिफाइन करते हैं, और स्ट्रेस तो जीवन में है, हर पल है, हर क्षण है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है, किस बात से हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, और क्या हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सोच है, वही सबसे बड़ा हमारा वेपन है उस समय।
जो कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक सोच को हमें तोड़ने में सहायक होता है। पॉजिटिव सोच, रैशनल थिंकिंग। कई बार हम छोटी छोटी सिचुएशंस को बहुत बढ़ा के देखते हैं, हम इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। कई बार हम खुद की एबिलिटीज को, खुद के रिसोर्सेज को अनदेखा कर देते हैं, हम मिनिमाइजेशन कहते हैं। कई बार हम ओवर जनरलाइज कर लेते हैं सिचुएशन को, छोटी सी नेगेटिव चीज को पकड़ते हैं, इशू बना लेते हैं। कई बार हम दो रूप में दुनिया को देखते हैं, या तो बहुत अच्छी या बहुत बुरी, जिसे हम डाइकोटोमस थिंकिंग कहते हैं। जब इस तरह की सोच आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं वो घातक सोच है, क्योंकि उसमें आप हार रहे हैं, आपको वो खुशी नहीं देती है। तो बहुत जरूरी है कि उससे पार पाना है, वहां पर चैलेंज करना उस नेगेटिव थॉट को। जैसे सुरेंद्र जी ने शुरू में बात कही कि खुद से बात करिए, उस समय पॉजिटिव सोच के साथ उस नेगेटिव नकारात्मक सोच को तोड़िए और ये देखिए कि मैं रिश्ते में क्या दे सकता हूं, मेरे क्या फर्ज हैं बनस्पत इसके कि मैं क्या प्राप्त कर पा रहा हूं, मुझे दूसरा व्यक्ति क्या दे पा रहा है। मुझे लगता है एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा डिवीजन, एक डिवीजन ऑफ लेबर परिवार में यदि है तो बहुत बढ़िया सुचारू रूप से परिवार चल सकता है। एक चीज और, अगर स्ट्रेस हो, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ या कहीं घूमने निकल जाती हूँ, तो ये सबसे पहले माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए और कहीं कहीं जो अपने शौक है वो पूरे करने चाहिए, अपनी हॉबीज जरूर। जब स्ट्रेस हो तो एक आदमी ऐसा ढूंढो जिसे तुम स्ट्रेस दे सको। मतलब उसके ऊपर जुल्म कर दो। एक आखिरी सवाल ले, क्या वो फीलिंग्स है जिन्हें शेयर करने से हमारा वो दुख कम होता है, बट जो लोग होते हैं उसकी मजाक उड़ाते हैं? जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो आपके किसी भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो रिलेशन में है तो चांसेस हैं कि वो किसी और से शेयर करे भावनात्मक होकर के, चाहे वो ना भी चाहता हो शेयर करना, बट फिर भी वो कोशिश करे। तो जनरल तौर पे ये दिखा गया कि अगर आपका कोई दूर का दोस्त है जो कि कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो आइडियल रहता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं है आपके रिश्ते में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो कि आपकी बात को अपने अंदर रख सके, समेट सके। तो ऐसा हो जो आपकी भावना को उसी रूप में देख सके, उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दे, उसे सिर्फ सुन सके, और जब वो महसूस कर सकेगा आपकी उस भावना को, तब जाकर के आपको उस सिचुएशन को या उस भावना के इर्द गिर्द और भी जो चीजें हैं उनको भी दिखा सकेगा। जैसा कि डॉक्टर मल्होत्रा ने भी कहा कि आप किसी एक चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीजें जो वहां पर पेरिफेरी में हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको अपना जो सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो शायद कहा जाता है ना कि एक सच्चा दोस्त एक ब्लेसिंग की तरह होता है, अगर वो मिल जाए तो फिर बहुत से मसले अपने आप ही हल हो जाते हैं। एक अगला सवाल है, बिखरते रिश्तों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? बिखरते रिश्ते को सुधारने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि अगर रिश्ता बिखर रहा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है। क्योंकि मैं इसी काम के लिए जीवित हूं, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इस चीज को कहूंगा, इसको आपको डीपर लेवल पर समझना होगा कि अगर वो बिखर रहा है तो ये देखिए कि क्या कारण है, देखिए कि क्या आपकी जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर क्या क्या रहा। ये देखिए कि जो दूसरे की पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं वो एक फैक्ट्स हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उन फैक्ट्स के साथ रहते हुए क्या आप अपना बेस्ट उस रिश्ते में दे सकते हैं, इस चीज को समझिए। क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप असर्टिवली अच्छे रूप में दूसरे के सामने रखें जिसको वो भी समझ सके, तो दोनों पास आएंगे और रिश्ता बेटर अपने आप होगा। एक आखिरी सवाल ले लें। मेरा क्वेश्चन मुबीन मैम से है, गलतफहमियां किस हद तक जिम्मेदार है ब्रेकअप में? देखिए, गलतफहमियां तभी बनती हैं जब आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते, या उन्होंने ऐसा कहा, किसी की सुनी हुई बात पे आप यकीन करते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज भूल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप बनती है, वहां पे हम वो नहीं कहते मार्केट में जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं उसके एक के साथ एक फ्री आपको नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ये दीज आर द क्राइटेरिया। रिलेशनशिप का क्राइटेरिया बिग बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सब नहीं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने अगर हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दी हैं तो उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे पहले लड़की गांव में शादी कर दी जाती थी, कुछ पता नहीं होता था, वो भी गलत था। लेकिन आज एक सेलफोन है, आप एक मिनट की बात जो है अपने घर आपको कन्वे हो रही है, बात हो रही है। अब आप वो देखिए कि उस एज में क्या वो उतनी मैच्योरिटी है, उस सिचुएशन को डील कर पा रही है, और हर आदमी जो आपके रिलेशनशिप में वो उसको उस नजरिए से देख रहा है। लेकिन क्रक्स चीज का ये है कि कोई भी रिलेशनशिप सेल्फिश मोटिव पे अगर बनी है, अगर वो मकान उसकी जो बुनियाद है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो गिरेगा जरूर। लेकिन अगर बुनियाद स्ट्रांग है तो कितने भी तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी हो,
वो बिल्कुल वहां पे टिका रहेगा मकान। तो बिल्कुल अब आखिरी राय अगर मैं आप सबकी ले लूं बहुत संक्षिप्त में, कमल जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक बेस लाइन में कहना चाहूंगा वो ये है कि लास्ट में ये रिश्ता आपका है, वो पार्टनर भी आपका है, ये रिश्ता भी आपका है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन ओनरशिप। अगर आज आप नहीं समझेंगे इस बात को तो दूसरे रिश्ते के टूटने के बाद और तीसरे रिश्ते के टूटने के बाद हम जैसे किसी और से बात करने के बाद इस चीज को एहसास करेंगे, तो आज ही क्यों नहीं। समीर जी? मैं कहूंगा आत्मचिंतन, आत्ममंथन, अपनी दिशा और कहीं ना कहीं दूसरे का साथ, उसको समझने का प्रयास, उसे एक इंसानी नजर से देखने की कोशिश। समीर जी? मुझे लगता है जियो और जीने दो, खुद भी जियो और जी। बहुत अच्छी बात। मुबीन? देखिए ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, जिंदगी का ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो रिलेशनशिप आपको दुख है, उस दुख के साथ आप जी रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी को नए सिरे से शुरू करिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। सुरेंद्र जी अंत में? मैं तो एक ही बात अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिस रिश्ते में भी जो भी ब्रेकअप होता है उसमें आप एक ही चीज का निर्णय लें कि गलती आपकी है, दूसरे की गलती नहीं है। अपनी गलती सुधार दोगे तो मेरे ख्याल से वो भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। दूसरों में गलती निकालने की वजह से रिश्ते टूटते। अपनी गलती सुधारना शुरू कर दो। ब्रेकअप के बाद जिंदगी? ब्रेकअप के बाद जिंदगी ब्रेक थोड़ी हुई है, एक रिश्ता ब्रेक हुआ है, उसको जिंदगी ब्रेक में। बहुत बढ़िया बात। यहाँ ये कहना बेहद जरूरी है कि जिन लोगों के रिश्ते चल नहीं पाते हैं या जम नहीं पाते हैं तो वहाँ हमेशा उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं है। कई बार वाकई पूरी कोशिशों के बाद भी रिश्ते निभ नहीं पाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। और जब कभी भी ये रिश्ते टूट जाएं तो उस वक्त गमगीन या निराशा का भाव ना पनपने दें, बल्कि पूरी मैच्योरिटी के साथ अलग हो। अपने आप से प्यार करें, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग जरूर करें। वैसे भी जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज तो नहीं है, कांटे लाजमी है और इन कांटों की चुभन में ही जिंदगी का असली लुत्फ है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जिंदगी की किताब है, ये जिंदगी की क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं एक जानलेवा अजाब है। मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका शुक्रिया, ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे हम एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।